morning everyone. So we are going to start our news analysis. सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? बाकी लोगों को थोड़ा मैं मैसेज कर दूं, बस एक सेकेंड रुकिए. ठीक है, ऑलमोस्ट लोग आ गए हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज टुडे. वेरी गुड मॉर्निंग अमन, दयानंद, वेरी गुड मॉर्निंग. चित्रांश, ठीक है. तो सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? रिवीजन वगैरह हो रहा है या नहीं करंट अफेयर्स में? पीडीएफ कल नहीं पहुंच पाया होगा आप लोगों के पास में, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था. तो आज का पीडीएफ और कल का दोनों दिन का पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं बिकॉज कई बार चीज़ें हो जाती हैं. तो आज हम लोग 43rd एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं और 28 सितंबर है आज, राइट? नवरात्रि का समय चल रहा है, सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, सभी लोग प्रॉपर क्लास में जाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग संतोष, शबनम. ओके, क्या अभी भी बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? कई बार इंटरनेट का इशू होता है आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, तो बफरिंग इश्यूज होते हैं और ये कभी कभी ऐसा होता है. क्या आज नेटवर्क इशू है? ओके, ठीक है, आज नेटवर्क इशू है. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी होती है. एज यू ऑल नो, रिकॉर्डिंग को वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में. सभी लोगों को पता है ना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये इसको 8 साल होने वाले हैं. जब मोदी जी आए थे तभी इन्होंने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, और 2014 में आपको याद होगा. उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया गया और इसके कुछ अचीवमेंट्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, उसको आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो 8 इयर्स में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, और जैसे कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो हमें लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, बट इसके लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है जो कि उस समय में गवर्नमेंट ने दिखाया था. और आज इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है ना? इसमें एफडीआईज जो हैं वो डबल हो गए हैं 2022 तक पहुंचते पहुंचते 8 सालों में. एफडीआई मैंने बताया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम. राजन, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, आप लोग सुनेंगे अगर यहाँ पे क्लियर होता है, अदरवाइज इसको ऐप पर रिकॉर्डेड देख लेंगे या यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? सो मेक इन इंडिया एट द रेट 8 सालों में एफडीआई जो है वो डबल हुआ है, ठीक है? अब ये सब हम कैसे यूज करेंगे? हम अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है. तो इन चीजों को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे. तो मेक इन इंडिया के बारे में जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर पर बहुत फोकस किया था, आपको याद है? सेमीकंडक्टर को यहीं पे, क्योंकि हम बाहर से मंगाते थे, खास करके चाइना से, और उसके बाद इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कोशिश करी कि मैन्युफैक्चरिंग के जो डिपार्टमेंट है उसको हम बेहतर बना पाए, और उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री को लगाने में, या अदर जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं, क्योंकि नाम क्या है? मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाया जाए. इसमें यह भी रखा गया था ऑप्शन कि भले ही वो कंपनी बाहर की हो बट भारत में आकर के इन्वेस्ट करे, भारत में आकर के बनाए, या भारत के जो प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ पे बनाए, यहीं का सामान इस्तेमाल करें. तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट फोकस लाइन था जिस पर कि गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और इससे बेहतर करने की कोशिश की. तो इसकी वजह से ही आज थोड़ा बेहतर आउटकम हमें देखने को मिला है, राइट? तो कुछ हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें जानना चाहिए और क्या क्या इसके आउटकम्स आए हैं. 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, सभी को मालूम होगा, उस समय से आप लोग पढ़ ही रहे हैं. और ये
तो करंट का ऐसा न्यूज होता है जो काफी फेमस होता है, तो ये बच्चों को भी पता चल जाता है कि कुछ लोकल टू ग्लोकल आया है या मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज मोदी जी डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर टीवी पे आकर के बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए भारत को एक डेस्टिनेशन बनाना था, ठीक है ना, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, भारत बाहर से लोग पैसे भारत में इन्वेस्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हो। इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा कि सेज का कॉन्सेप्ट आया था, SEZ, है ना, एक ऐसा इकोनॉमिक जोन जहां पे कि आसानी से लोग इन्वेस्ट करें, उनको टैक्स बचा पाएं, वो जब वहां पे पैसा लगाएं तो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो बिजनेसमैन के देखते हुए कि बिजनेसमैन का फायदा होना चाहिए, उसके हिसाब से पूरी रणनीति बनाई गई, क्योंकि जब उनका फायदा होगा तभी वो आकर के आपके यहाँ पर पैसा लगाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको आसान बनाए गए ताकि मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको सफल बनाया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे न्यू इंडिया के ग्रोथ को ऑफ कोर्स लाने की कोशिश की गई। अब देखिए आउटकम क्या रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल बातें तो है ही, वो हम खुद से भी सोच सकते हैं। बच्चों मैंने बताया श्रीकांत आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसको आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर ना हो तो, ठीक है। सो इसके जो आउटकम है उसको हम लोग जान लेते हैं। FDI इनफ्लो, FDI बढ़ा है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि पहले 45.15 बिलियन था अप्रॉक्स, जो बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था भारत में, बाहर से जो पैसे इन्वेस्ट करते थे लोग भारत में, वो 45 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स था। लेकिन अभी ये डबल हो गया है, 2021-22 पहुंचते पहुंचते ये 83.6 बिलियन हो चुका है, ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत में लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं और इंडिया फिर से एक बार एक ट्रैक पर है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वहां पे हमारा जो टारगेट है उसको और बढ़ाने का है, मतलब 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाने का है 2022-23 में, कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ा लें यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने मेंस में। अगर आप तो इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन दिखता है ना, इकोनॉमिक्स समझ कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे इनको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ अभी हो रहा है, ठीक है। समरकंद की बात करेंगे। समरकंद कहाँ पर है बताइए मुझे, मैंने आप सभी को बताया था समरकंद के बारे में, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। समरकंद एक जगह है, ये लोकेटेड कहाँ पर है? PLI एक स्कीम है सुमित, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, यहाँ पे लिंक किया जाता है चीजों को और मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट देने की बात की जाती है, ठीक है ना। इट इज अ स्कीम, PLI इज अ स्कीम, ऑफर है जहाँ पे कि सेम है सब। देखो जितने भी इकोनॉमिक स्कीम्स हैं वो उनका एक ही एम होता है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाएं, आप ऐसा कौन सा रूल रेगुलेशन लेकर के आए कि बाहर से लोग आपको पैसे देने लग जाएं। तो जब भी एक ऐसा स्कीम आप लाओगे जहां पे कि जो बिजनेसमैन है उनका फायदा होगा, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उनको उनसे इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, तो उसको हम इसमें रखेंगे, PLI स्कीम्स में रखेंगे, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। पिंकी, यास्मीन, श्वेता, शबनम, जयंती बिल्कुल सही जवाब है। सादिया, समरकंद उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। और अभी मीटिंग हुई थी SCO की, हमने डिस्कस किया था ना, SCO की मीटिंग हुई थी, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सारे लोग इकट्ठा हुए थे। आपको पता है रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है उसमें, पाकिस्तान भी है उसमें। तो सभी का क्या क्या स्टैंड रहा ये हम इस पूरे न्यूज में देखने वाले हैं कि समरकंद में जो मीटिंग हुई उसमें बाकी लोगों के क्या क्या विचार रहे। तो रशिया की अगर बात करें तो रशिया तो यूक्रेन के साथ ऑफ कोर्स इन्वेजन में बिजी है, क्योंकि वहां रशिया ने पूरी तरीके से अपना डोमिनेंस जो है वो स्थापित किया हुआ है। चाइना की बात करें तो चाइना एक तरफ ताइवान से भिड़ता रहता है, दूसरी तरफ रशिया को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, किसमें, यूक्रेन वॉर में। तो जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे
इससे पहले शांति वार्ता होती थी कि आप टेररिज्म को खत्म करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर ये सब डिस्कस होता था। लेकिन इस बार की चीजें जो थी वो बिल्कुल अलग थी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो किसी दूसरी कंट्री के साथ मुठभेड़ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि ताइवान को लेकर के चाइना न्यूज में अक्सर बना रहता है। अभी चाइना ने ये भी बोल दिया कि भाई रशिया को हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन की लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं हम लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एम नहीं होता है। और इसी के लिए अब इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया का स्टैंड था कि अभी वॉर का एरा नहीं है, इसीलिए वॉर नहीं होना चाहिए, राइट। रशिया को वॉर को स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। तो ये इंडिया का स्टैंड था। देखिए, इंडिया ने भी रशिया को डायरेक्ट कहीं पर अगेंस्ट नहीं किया है, चाहे वो यूएनएससी की मीटिंग हो या और भी मीटिंग हो, तो वहां पे इंडिया ने रशिया को सीधा काउंटर नहीं किया, बिकॉज रशिया इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। रूस जो है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र है और बहुत पुराना मित्र है, लेकिन भारत युद्ध के फेवर में कभी नहीं होता है। इसीलिए इसने बोला कि हमें जो वो अभी जो समय है वो वॉर करने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। बहुत सारी क्राइसिस है वर्ल्ड में, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये इंडिया का स्टैंड था, ठीक है ना। कुछ अदर इश्यूज जो इंडिया ने वहां पे डिस्कस किए थे वो थे ऑयल क्राइसिस को लेकर के। आपको पता है ना, ऑयल का दाम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। हाँ आशा, बिल्कुल लिख सकती हो। जहां पे आपने एससीओ का पहले लिख रखा है न्यूज, वहीं पे जाके इसके कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकती हो कि इंडिया का क्या स्टैंड था, रशिया का क्या स्टैंड था, चाइना का क्या स्टैंड था। दूसरी चीज, यहाँ पे जो क्राइसिस अभी आई है उसको भी डिस्कस किया इंडिया ने कि फूड स्कैरसिटी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ऑयल क्राइसिस है, राइट। सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी कहीं लड़ाई, आप देखते हैं कोरोना भी आया था तो सप्लाई चेन एकदम से ठप हो गई थी, लोग सामान ही नहीं लेके जा पा रहे थे, बिकॉज एक्सेस बंद हो चुका था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का। तो ट्रेड एक्सेस में काफी ज्यादा कमी आई है, और ये सब जो है एक मेजर इश्यूज हैं जिस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इंडिया ने इन टॉपिक्स को उठाया था, ठीक है। पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो क्या था? पाकिस्तान शुड गिव इंडिया ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस बाय लैंड टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि भाई आपको इंडिया को लैंड एक्सेस देना चाहिए, अगर आप हमें गुजरने के लिए देते हो तो हम आपका जो रास्ता है उसको यूज करके अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे, आपका भी फायदा होगा। बिकॉज अगर कोई भी देश किसी दूसरी कंट्री में इन करता है तो उसको ऑफकोर्स वो टैक्स देता है, पैसे देता है। तो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक बेनिफिट है और इंडिया का भी फायदा है कि समय बहुत ज्यादा बच जाएगा, पैसे भी बहुत बचेंगे अगर पाकिस्तान का रास्ता हमें मिल जाता है अफगानिस्तान तक जाने के लिए। तो ठीक है ना रेशम बेटा, मैंने बताया है अभी शुरू में ही कि पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, दोनों ही दिन का, कल वाला भी और आज वाला भी। कल थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से बन नहीं पाया था पीडीएफ, आज और कल का एक साथ में भेजूंगी, ठीक है। तो अभी चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिलिमिनरी का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एससीओ मैंने कई बार पढ़ा दिया है, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्रिटिकल लगे, क्योंकि इसके एग्जैक्ट फैक्ट जो हैं वो नए बच्चे जो हैं उनको तो मैंने नहीं बताया है। तो इसलिए अगर आपको पहले से पता है एससीओ के बारे में या आप गेस कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑब्जर्वर सदस्य कौन कौन हैं? जो पर्यवेक्षक सदस्य हैं एससीओ के, ऑब्जर्वर मेंबर वो कौन कौन है आपको बताना है। अफगानिस्तान, मंगोलिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान। फटाफट से बताइए। इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है? अफगानिस्तान, मंगोलिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने मेंबर के बारे में डिस्कस किया था। फिरोजा का आया है आंसर बी 1 और 2। ओके, बाकी कुछ लोग जो बताना चाहें। गुड मॉर्निंग प्रीति, आंसर करिए आप लोग। शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है तो उस वजह से आपके आंसर आ नहीं रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, हाँ यास्मीन मैं समझ रही हूँ, वीडियो भी रुक गई थी। तो राजन, पाकिस्तान इतनी आसानी से रास्ता नहीं देगा, राइट।
तो अभी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी। जब रिलेशंस अच्छे होंगे तभी रास्ता मिल पाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग आंसर अपना डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वर मेंबर, ऑब्जर्वर अगर उस समय मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगता है कि मैंने ऑब्जर्वर का नाम लिया होगा, है ना, मेंबर के साथ साथ ऑब्जर्वर का भी नाम लिया होगा। यहाँ पे जो आंसर है वो अफगानिस्तान और मंगोलिया होना चाहिए ना। आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान ऑब्जर्वर मेंबर कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। ठीक है, अब देखिए भारत पाकिस्तान इसमें मेंबर है, तो अफगानिस्तान पे गेस कर सकते हैं कि हाँ ऑब्जर्वर की तरह होगा। उधर चाइना रशिया है तो मंगोलिया भी ऑब्जर्वर की तरह होगा, ये हम गेस कर सकते हैं। बाकी तो फैक्ट हमें कई बार याद करने पड़ते हैं। दयानंद अपना आंसर ठीक करिए, 1 and 2 ओनली इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, 1 and 2 ओनली। अगला न्यूज है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज है ये, और बिल्कुल मिराकल जैसा न्यूज है। माँ रोबोट, देखिए माँ रोबोट बनाया गया है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको इसरो ने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है, अमेरिका का है, यहाँ का है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो माँ रोबोट है उसको एक पिता ने अपनी बच्ची के लिए बनाया है और उनका नाम है विपिन कदम। विपिन कदम उनका नाम है, गोवा के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। माँ रोबोट, ठीक है। माँ रोबोट का क्या काम है? वो अपनी विकलांग बेटी को खाना खिला सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो रोबोट बनाया गया है वो रोबोट इसलिए बनाया गया है ताकि वो अपनी डिसेबल्ड डॉटर को खाना खिला सके। जो उनकी वाइफ है वो अस्वस्थ हैं वर्टिगो की वजह से, इसीलिए उनके पिता ने एक रोबोट का आविष्कार कर दिया। और आपको पता है कि जो उनके पिता जो विपिन कदम हैं वो ना तो कोई साइंटिस्ट हैं, ना ही वो इसरो या डीआरडीओ में काम करते हैं, और ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। उन्होंने सिर्फ 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करी है विपिन कदम ने, और उनका कोई बैकग्राउंड रोबोटिक्स का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सोचिए कि जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसका बैकग्राउंड नहीं इसलिए वो आईएएस नहीं बन सकते, उनके पास पैसे नहीं इसलिए वो आईएएस नहीं बन सकते, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो सुमित कह रहे हैं एससीओ बता दीजिए। बेटा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कई बार डिस्कस किया है मैंने न्यूज में, मुझे लगता है पिछले 3-4 दिनों में मैंने कई बार यूज किया था, तो मैं आपको अलग से फिर बता दूंगी। इसका एक समिट हुआ था अभी समरकंद में। एससीओ में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक साथ आते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज उसमें शामिल हैं, और वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी समिट हुई थी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगी। इसका फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस न्यूज़ पर आते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि जो विपिन है उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ एज अ हेल्पर, वो भी बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे थे जो कि सीएनसी डिजाइन करती है, प्रोग्रामर वगैरह का काम करती है। उस कंपनी में एज अ हेल्पर वो काम कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे माँ रोबोट विपिन कदम के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने सोचा आपको बताना चाहिए मुझे। माँ रोबोट आप लिख लीजिए, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढती रहती है, ऐसे टॉपिक्स को ढूंढती रहती है, तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको याद ना आए। ठीक है, अगला न्यूज है सुरजापुरी एंड बज्जिका डायलेक्ट्स। सुरजापुरी एंड बज्जिका डायलेक्ट्स क्या होता है ये? देखिए ये एक भाषा है, एक टाइप की बोली है जो बोली जाती है। कहाँ पर? बिहार में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो भाषाएं हैं वो कौन से राज्य में बोली जाती है। मनीषा पिंकी, बेटा न्यूज कभी का हो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम उस चीज को जान रहे हैं या हम उसको नहीं जान रहे हैं। अगर आप जान रहे हो तो वेल एंड गुड, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान जाएंगे। फाइन। तो सुरजापुरी एंड वज्जिका जो है वो एक डायलेक्ट है, न्यूज है, सॉरी लैंग्वेज है जो बोली जाती है बिहार में। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि किस रीजन में बोली जाती है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब ये जो वज्जिका है ये इसमें किसका इन्फ्लुएंस है, और सुरजापुरी जो है इसमें किसका इन्फ्लुएंस है? तो सुरजापुरी जो लैंग्वेज है उस वो किशनगंज वाले एरिया में, यानी जो बंगाल से थोड़ा कनेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार
कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन सब जगह पे सुरजापुरी जो लैंग्वेज है वो बोला जाता है। सूरजपुर परगना से ये जो भाषा है उसका ओरिजिन हुआ है। सूरजपुर परगना से सुरजापुरी बोली जाती है। इसमें कुछ बांग्ला, कुछ उर्दू, हिंदी, ये सब मिक्स है। ओके। और बज्जिका जो है, बज्जिका दैट इज ये आपके जो वैशाली वाला रीजन है, बहुत लोगों को पता होगा, आप लोग कई सारे लोग बिहार से हैं, तो वहां पे जो वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला एरिया है वहां पे बज्जिका बोली जाती है। इसमें हिंदी और मैथिली का मिक्स अप होता है, ठीक है ना। एंड बज्जिका इज नॉट वेल नोन एज अदर डायलेक्ट सच एज भोजपुरी एंड मैथिली। तो मैथिली को तो आपको पता है कि 8th शेड्यूल में भी रखा गया है, हालांकि भोजपुरी को वो स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। तो फिर भी जो बज्जिका है वो इतनी फेमस नहीं है जितनी कि भोजपुरी और मैथिली है। इसीलिए बिहार सरकार ने इन दोनों ही भाषाओं को, सुरजापुरी और बज्जिका को, अपने यहाँ पे करिकुलम में शामिल करने की बात की है। इसीलिए ये न्यूज में आया है। तो अगर ये शामिल हो जाता है तो हो सकता है कि यूपीएससी की नजर भी जाए और वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगला न्यूज है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ सुना है किसी ने हरिजन सेवक संघ का नाम? 90th फाउंडेशन डे ऑफ हरिजन सेवक संघ मनाया जा रहा है और इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। मॉडर्न इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का फेवरेट टॉपिक, प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि जो आपका ये है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हरिजन सेवक संघ है या फिर कोई पत्रिका है, इंडियन लीग है, इससे पूछा जाता है कि ये किसका है, किसने इसको बनाया है। तो याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाबा अंबेडकर साहब का है कि ये महात्मा गांधी का है। तो याद रखिएगा, हरिजन शब्द अगर आता है तो ये उसमें ज्यादातर महात्मा गांधी का ऑप्शन ही सही होता है। 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था हरिजन सेवक संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अनटचेबिलिटी जो परफॉर्म होता है उसके विरोध में जो हरिजन लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था 1932 में, ताकि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, उसको खत्म किया जा सके। ओके। और इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं जीडी बिरला हैं। फाउंडिंग प्रेसिडेंट है जीडी बिरला। एक्टिविटीज क्या थे? कस्तूरबा बालिका विद्यालय फॉर गर्ल्स, इसमें लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले गए, ठीक है, आश्रम्स बनाए गए जहां पे बच्चे रह सकें, पढ़ सकें। तो एक तरीके का शेड्यूल कास्ट अनटचेबल्स के लिए एक हेल्प और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था महात्मा गांधी ने इसके द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको 90 साल पूरे हो गए हैं हरिजन सेवक संघ को, महात्मा गांधी ने इसको बनाया था। थामिरापरानी, थामिरापरानी रिवर है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत पुरानी रिवर है ये, एशिया की ओल्डेस्ट रिवर, ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया की ओल्डेस्ट रिवर है थामिराबरानी। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज थामिराबरानी को फिर से रीस्टोर किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है और इसीलिए इसको रीस्टोर किया जा रहा है, फिर से बचाया जाएगा। इसके लिए जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, यानी वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में बेंगलुरु का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एत्री और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ये मिल करके इसको बचाने का काम स्टार्ट कर रही है। लोकल एरिया का जो हेल्प है वो लिया जाएगा, ठीक है, हाइपर लोकल अप्रोच यूज किया जाएगा और इसको बोला जा रहा है तामिरा एसईएस, है ना, तामिरा एसईएस, ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। तो ये वर्ड आपके प्रीलिम्स में आ जाएगा इस तरीके से कि तामिरा SES was in news, it is related to, और वहां पे होगा रिस्टोरेशन ऑफ रिवर या फिर रोबोट, है ना, एस्टेरॉइड। तो आपको फटाफट से गेस करना है कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, रिस्टोरेशन ऑफ रिवर। ठीक है, बिल्कुल मनीषा सही कह रहे हो, हरिजन इसीलिए कहा गया था ताकि लोग उनको जो शेड्यूल कास्ट बोलते थे या अलग अलग शब्द से इस्तेमाल करते थे, उनको छुआछूत प्रैक्टिस होता था, तो वहां पे इन्होंने कहा कि ये हरि के जन है, यानी भगवान के लोग हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, इसीलिए उनको हरिजन कहा गया था। हम बात कर रहे थे रिवर की। ये जो रिवर है ये ओनली पेरेनियल रिवर है तमिलनाडु का, ठीक है ना, और यहाँ पे
पेरेनियल का मतलब पता है ना कि हमेशा इसमें पानी होता है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने पानी होगा 3 महीने नहीं होगा। 12 मासी नदी बोल सकते हो आप। ये एकमात्र 12 मासी नदी है जो कि खराब हो रही है, समाप्त होती जा रही है, और इसीलिए इसको फिर से रीस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो पोथिगई हिल है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहां पे ये ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट में। एंड इट द रिवर फ्लोज थ्रू तिरुनेलवेली एंड द नेबरिंग थोटुकुडी, है ना, थोटुकुडी एक जगह है वहीं पर, और यहाँ पे जाकर के खत्म हो जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाती है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में जाके मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि ये कहाँ पर एंड होती है। क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको याद रखना है कि गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर के ये मिलती है, ओके, और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा आज का जो भी न्यूज हमने डिस्कस किया है। बच्चों याद रखिएगा, न्यूज रिपीट होता है, लेकिन उसके जो न्यूज होते हैं ना वो कई बार बदल जाते हैं। जैसे एसईओ ही है, उसको कई बार डिस्कस किया हम लोगों ने, बट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो कई बार बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी कोई फेमस चीज आ जाती है तो उसको हमें एक बार जान लेना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि जब कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है तो यूपीएससी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सबको आ ही रहा होगा, है ना। अंबिका कह रहे हैं इसको मेंस में यूज करेंगे, मेंस में यूज करेंगे, पूछ रहे हैं, बता रहे हो बेटा, बिल्कुल मेंस में यूज करना है। प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हम रिवर की बात कर रहे हैं, तामिरा परानी रिवर पूछ लिया जाएगा ना, कहाँ पे है, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, न्यूज में क्यों था। तो दूसरी चीज, हमने मेक इन इंडिया की बात की, तो मेक इन इंडिया का जो फैक्ट है कि हम अपनी एफडीआई को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से पैसे आते हैं, हमने उसको डबल कर लिया है बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसको कि हम मेंस में भी लिख सकते हैं और वहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कल फिर हम लोग अपने समय पर मिलेंगे 7 बजे। आज सभी को पीडीएफ में भेज दे रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू था। अगर किसी को कोई परेशानी हुई होगी तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी, आइए दरबार ऐप पर, ओके। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज पूजा भारद्वाज, थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।